हर्षवर्धन जी ने सब कुछ तो बता दिया, हाँ। पर ये नहीं बताया कि कैसे महाराष्ट्र चुनाव के इमीडिएट बाद जब ये कहा गया कि आपको वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन से हमने मांगी कि आप वोटर लिस्ट और वहां जो वोटिंग हुई और काउंटिंग की रिकॉर्डिंग दे दीजिए, तो आपको पता होगा कि इस देश के अंदर कैसे एक नया नियम आ गया जिसके अंदर कहा गया कि 30 दिन के बाद अब ना तो वो वोटर की लिस्ट मिलेगी और ना वो रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो वो सहूलियत तो उन्होंने रख ली अपने पास। लेकिन अब जो ये बात कर रहे थे ना अभी कि बिहार के अंदर किस तरीके से बीएलएज हैं, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए ना, इससे पहले कौन से बीएलए ने इस बात को कहा था कि बिहार के अंदर घुसपैठिए हैं? पिछले चुनाव के अंदर ये जो बीएलएस थे, ये इन्हीं लोगों के पास तो वोट मांगने जा रहे थे ना। आप वो जो बीएलएस की बात कर रहे हैं, वो तो एक बार अभी आ जाने दीजिए मतदाता सूची। हम तो एक एक घर जाएंगे, हम तो उस एक्सरसाइज के लिए अब तैयार हैं। और जिन 51-52 लाख लोगों को अभी नहीं आपने बाहर नहीं। किया, उसमें से 20 लाख लोग जो आज दावा किया गया कि वो जिनमें से मृत्यु हो गई, हम तो एक एक घर जाकर इस बात को अब सत्यापित करेंगे कि क्या ये आंकड़े ठीक हैं, और अगर ये आंकड़े ठीक हैं तो पिछले चुनाव की प्रक्रिया में इसको क्यों नहीं अपनाया गया? आज ही इलेक्शन ठीक है। कमीशन की जो नींद है वो क्यों खुली है? और नागरिक होने का जो सबसे हर्षवर्धन पहला जी, और सबसे हर्षवर्धन बड़ा जी, अधिकार 15 सेकंड 18 में वर्ष जवाब के दे व्यक्ति दीजिए। के लिए मैं वो उसका दुबे वोट जी है। के पास जाऊंगा और जेडीयू आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं। 15 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर सिर्फ 3 लोग बचे हुए हैं अभी तक। सिर्फ दो लाइनों में लक्ष्मण जी, मैं कह रहा हूं ना, अब ये डिबेट सिर्फ और सिर्फ डिबेट करने के लिए हो रही है। महाराष्ट्र में कोई भी प्रत्याशी रिकाउंटिंग के लिए नहीं गया भैया, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। थोड़ा तो जानकारी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। दूसरा, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था उसको आपने नहीं माना। आज तक जिस वीवीपैट की जो मशीन होती है, जो पर्ची निकलती है, उसका 100% ट्रेल मिली है, मैच हुआ है, कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताया कि अपीलेट ट्रिब्यूनल डीएम के बाद जो स्टेट में वो सिर्फ 1 या 2 लोग गए पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में। और मैं कह रहा हूं अगर ये सब हुआ तो आप नीरज जी कह रहे हैं कि हम लोग जाएंगे बताएंगे नहीं भैया, आपके बीएलए गए हैं। और अगर नहीं गए तो ये बड़ी चिंता की बात है कि कांग्रेस के बूथ लेवल के अभय दुबे एजेंट जी जा नहीं रहे जी, इतनी बड़ी प्रक्रिया में। सोचिए जरा, मैं तो कह रहा हूं कि जो अभय भी दुबे, चुनाव आयोग गड़बड़ करे उस पर सवाल करिए, लेकिन इस तरह से सब जगह संदेह करना, सब जगह उल्टा सीधा बोलना, अफवाह फैलाना, इससे बचना चाहिए। अभय दुबे जी, राजनीतिक वाद विवाद तो अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन एक सवाल जो बड़ा फैक्चुअली हर्षवर्धन जी ने उठाया कि बीएलए तो होते ही है ना हर बूथ पे, वो लोग घर घर को पहचानते हैं। मतलब गांव के लोग कहते हैं ना, जो वहाँ पे लगा होता है हर घर के पहचानते हैं। हर कुछ प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है इस पूरे एसआईआर में, तो अभी उन लोगों को रेज करना चाहिए, अपने नेता को बताना चाहिए कि देखिए ये दिक्कत हो रही है, इसको अभी दुरुस्त कराइए, चुनाव के पास जाइए। लक्ष्मण जी, ये जो बीएलए और बीएलओ वाली प्रक्रिया है, आज तारीख है 23, जी जी, ये 25 तारीख को खत्म हो जाएगी और ये सघन पुनरीक्षण एक दूसरे चरण में पहुंच जाएगा। और उस चरण में ना बीएलए होगा ना बीएलओ होगा, कोई होगा ही नहीं दोनों में से कोई। ये तो हम लोग जो अभी तक जो हमारे साथियों ने चर्चा की है वो ठीक चर्चा है, जानकारीपूर्ण चर्चा है, लेकिन ये चर्चा केवल 2 दिन के लिए जीवित रहेगी। अब तीसरे दिन से एक नया चरण शुरू होगा, इसमें एक नए एक्टर का प्रवेश होगा इस पूरी प्रक्रिया में, जिसको ईआरओ कहते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहते हैं। और उन ईआरओ की संख्या पूरे बिहार में केवल 239 है। संख्या नोट कर लीजिए, 239 ईआरओ ही पूरे बिहार में हैं। और उन 239 ईआरओ को अगर 52 लाख वोटर जो अभी मर गए या मौजूद नहीं है या उनका डुप्लीकेशन है वो निकाल दिए जाएंगे, तब भी 7 करोड़ 40 लाख के आसपास वोटर के वोटरों के फॉर्म होंगे उन 239 ईआरओ के हाथ में। उन ईआरओ को अधिकार दिया गया है कि वो हर फॉर्म के ऊपर फैसला करें कि इसने ठीक से फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, इसने जो प्रमाण पत्र लगाया है वो प्रमाण पत्र असली है कि नहीं है, कोई इसके ऊपर आपत्ति तो नहीं है। अगर आपत्ति है तो उसकी जांच कराई जाएगी और राजनीतिक पार्टियों के जो सूची प्रेक्षक होंगे यानी वोटर लिस्ट ऑब्जर्वर्स होंगे, उन वोटर लिस्ट ऑब्जर्वर्स को कदम कदम पे उसे वो दिखाना पड़ेगा। ये नियम है। अच्छा, 239 जो ईआरओ हैं, वो ईआरओ 56 दिन के अंदर यानी 1 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक जो 56 दिन का समय है, इस 56 दिन में करीबन 9.5 करोड़ वोटर फार्मों का फैसला करेंगे। आप इसको सोच लीजिए कि मैं जो बात कह रहा हूं उसका मतलब क्या है। हर ईआरओ के पास एक दिन में 5,895 फॉर्म्स का फैसला करने का दायित्व होगा।
यानी वो प्रति मिनट उसे 12 फॉर्म्स के ऊपर निर्णय देना पड़ेगा। अगर वो 8 घंटे दिन में लगातार बिना रुके हुए काम करता रहे और पूरे 56 दिन में कोई भी छुट्टी न ले, और उसके पास करीबन 5,008 उसके पास करीबन 963 असिस्टेंट भी होंगे, वो असिस्टेंट भी उनकी मदद करेंगे, लेकिन निर्णय लेने का काम, फैसला करने का काम, मोहर लगाने का काम, दस्तखत करने का काम, ये सारा का सारा उन ईआरओ को करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने उन्हीं को अधिकार दिया है, वो ईआरओ चाहेंगे। आपने बहुत अच्छे अब आप सुन तो लीजिए, एक मिनट और दीजिए। आपने हमारे साथियों ने बहुत बोला है, हाँ। और इस तथ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मेरा कहना यह है कि मेरी समझ में नहीं आता कि इतना कम समय में इतनी बड़ी संख्या में जो फॉर्म्स हैं, उसमें वोटरों की मतदाता के रूप में उनकी किस्मत का फैसला 239 लोगों के हाथ में है। मैं मान चलता हूं बड़े कर्तव्यनिष्ठ होंगे, बड़े ईमानदार होंगे, बड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन यह तकरीबन असंभव है कि इस काम को जिम्मेदारी के साथ में और अच्छी तरीके से कर दिया जाए। इसमें आपत्तियां होंगी, बहसें होंगी, विवाद होंगे, बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी जिनके बारे में आज की तारीख में हम सोच भी नहीं सकते कि वहां पर किस प्रकार के संघर्ष, किस प्रकार की जद्दोजहद, तो किस प्रकार के टकराव पैदा होंगे। मेरा कहना है कि इतनी छोटी पिछली बार भी जब आपने इस पर कार्यक्रम किया था, तब भी मैंने ये बात कही थी। मैं किसी की नेक नीति भी संदेह नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, तब भी मैंने यही शब्द कहा था। मैं कह रहा हूं विंडो इतनी छोटी है और चुनाव बिल्कुल सिर के ऊपर है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये ठीक से नहीं हो पाएगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये जो ईआरओ हैं वो भाजपा के पन्ना प्रमुखों इस पे सर मैं बेसिकली मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। इस पे मैं दो लोगों से कमेंट, इसमें मैं दो लोगों से उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये काम ठीक से नहीं हो पाएगा, ये समस्या है, नहीं हो पाएगा। बेसिकली आपने जो फैक्ट रखा, उस फैक्ट पे मैं सिद्धार्थ जी आपसे भी रिएक्शन लूंगा और हर्षवर्धन जी आपसे भी लूंगा, लेकिन हमारे साथ अभी आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं और जेडीयू के प्रवक्ता अनुप्रिया यादव जी हैं। अनुप्रिया, जो डेटा अभी रखा इन्होंने, अभय दुबे साहब ने, उन्होंने बताया कि किसी दल को छोड़ दीजिए, वैसे ही इस समय सीमा में इतना सारा फॉर्म का रिविजन करना, समीक्षा कर पाना, उस पर फिर अंतिम फैसला करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर मुश्किल होगा तो नुकसान तो सबको होगा, ऐसा थोड़ा आरजेडी को सिर्फ या फिर कांग्रेस को होगा, भाजपा को नहीं होगा, जेडीयू को नहीं होगा। लक्ष्मण जी, आपने अपने ही सवाल में जवाब भी बता दिया, और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के सवाल से मैं शुरू करती हूँ। उन्होंने कहा कि जो इनकी मांगे हैं और जिनके लिए इन्होंने सदन चलने नहीं दिया, चाहे वो बिहार विधानसभा की बात हो या आप लोकसभा की बात कर रहे हो, हंगामा किया कि एसआईआर पे बात कीजिए और वोट चोरी की जा रही है, चुनाव सही तरीके से नहीं होंगे। एक तरफ ये कह रहे हैं कि वोट चोरी होगी और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जेडीयू जो सत्ता पक्ष है वह इसमें अपने स्वार्थ को निहित कर रही है, वो अपने पक्ष में चुनाव चाहती है, इसलिए ये करा रही है। आज तो हमारे सांसद ने एक बात भी कही जिसका रेफरेंस भी बार-बार दे रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता। अच्छी बात है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि यह चिंता सभी के लिए हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी सरकार का रोल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसकी अपनी कार्यशैली है, उसकी एक जिम्मेदारी है, और विपक्ष को यह लगा कि यह कार्य जो है सत्ता पक्ष के द्वारा जो है उनके स्वार्थ नहीं, तो उनको चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए। हम लगातार, हर्षवर्धन जी की मैं बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि लगातार इस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं कि इस चर्चा का कोई मतलब है या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को रखा, विपक्ष ने रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 25 जुलाई तक इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई कर ले, उसके बाद में 28 को जो फैसला होने उसकी बात की आगे की प्रक्रिया होगी। और जो अभी मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ये समस्याएं आनी है, इस तरह की समस्याएं होगी, तो ये कार्य हमारा नहीं ना है, ये इलेक्शन कमीशन को है, और इलेक्शन कमीशन को जवाबदेही दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक भी वैलिड वोटर जो है छूटना नहीं चाहिए, और वो वैलिड वोटर ये तय करना कि किसका है, यह हम कोई नहीं कह सकते हैं। हम मान के हम चल रहे हैं कि यह वोटर मेरा हो सकता है, जेडीयू का हो सकता है, ये बीजेपी का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, आरजेडी का होता है। तो जो इलेक्शन कमीशन के साथ में राजनीतिक दल के रूप में हमारी जिम्मेदारी थी कि बीएलए के रूप में हम तय करते हैं कि एक भी वोटर, हमारा जो वैलिड वोटर है, वो छूट नहीं जाए। क्योंकि अभी सर ने कहा ईआरओ की बात की कि उनको फॉर्म चेक करना है, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहते हैं अब हमारा रोल होगा, अब हम चेक करेंगे कि कहां त्रुटियां हुई हैं। इससे अच्छा होता कि राजनीतिक दल के रूप में, जैसे कि जेडीयू ने
8 जुलाई को एक अभियान चलाया जिसमें उन्होंने कहा कि वोटर जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत कि वोटरों को जागरूक किया कि कैसे आप अपने पेपर्स को इसमें समराइज कर सकते हैं, पेपर को कैसे आप इकट्ठा कर सकते हैं, वोटर बन सकते हैं। तो राजनीतिक दल के रूप में आपकी काम यह थी, ना कि आप इलेक्शन कमीशन से लड़ाई करते। और इनकी एक एजेंडा है कि लगातार झूठ का सहारा लेकर के एक नैरेटिव सेट कर करके या लगातार चुनाव को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मंशा कभी भी चुनाव जीतना इसलिए नहीं होता है कि यह जनहितों की बात करे। अगर जनहित की बात करना होता तो शायद दोनों सदन चल रहा होता, बिहार विधानसभा भी चल रहा होता और लोकसभा भी चल रहे होते, क्योंकि इनके लिए मुद्दे जरूरी नहीं है। इनके लिए मुद्दे है कि चुनाव में झूठ बोल करके अपनी तरफ में नतीजे करना। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस देश में ईवीएम पे भी चर्चा हो गई। आपने कहा कि ईडी सीबीआई को भी ये कहते हैं कि भाई ये सरकार का तोता है। अब तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कटघरे में कर दिया कि इलेक्शन कमीशन सत्ता पक्ष के साथ में काम कर रही है। तो अच्छा हुआ कि हमारे आज के हमारे जेडीयू के सांसद ने कह दिया कि ये कठिनाइयां हो रही हैं, क्योंकि यही खूबसूरती है लोकतंत्र की, सभी अपनी बातों को रख सकते हैं।